गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के बिहार स्पेशल क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, विगत 2-3 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण समाचार डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुए हैं, जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनाए जाने की संभावना है, उसका एक संकलन मैं लेकर आया हूं। आइए देखते हैं। पहला है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। इस योजना में बिहार सरकार बिहार के छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए लोन दिया करती थी। उसके शर्तों में कुछ परिवर्तन किया गया है। दूसरा है शिक्षा विभाग टोला सेवकों को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है। तीसरा है शिक्षा विभाग के द्वारा ही छात्रवृत्ति योजना में जो राशि दी जाती थी उसको 2 गुना कर दिया गया है। चौथा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। वैसे बिहार के निवासी जो कि बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उनकी सहायता के लिए बिहार सरकार यह योजना चलाती है। पांचवा है नाइलिट का शुभारंभ। यह एक डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसा है जिसका शुभारंभ बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में हुआ है। और अंतिम है कफ सिरप की शिकायत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है। उसका क्या कारण हो सकता है और उसमें क्या आशंकाएं हैं, गवर्नमेंट की क्या अप्रीहेंशन है, ये जानने समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को की गई थी। यहाँ पर जो पहले लोन हुआ था, जहाँ सरकार इंटरेस्ट यानी ब्याज लिया करती थी, अब उसको ब्याज मुक्त कर दिया गया है। यानी जो भी राशि बिहार सरकार छात्रों को देती थी हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उसमें जो लोन में ब्याज लगता था, इंटरेस्ट लगता था, उसको बिहार सरकार ने माफ कर दिया है। यहाँ अधिकतम 4 लाख रुपए तक लोन का प्रावधान है। पूर्व में लिए गए लोन को भी ब्याज मुक्त किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो छात्र जिन्होंने इस परिवर्तन के पहले भी लोन ले रखा था और उनको इंटरेस्ट के साथ लोन वापस करने की आवश्यकता थी, अब ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही लौटाने की आवश्यकता है, इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पहले जो सामान्य श्रेणी है वहां पर 4% साधारण ब्याज पर यानी सिंपल इंटरेस्ट पर लोन की सुविधा थी। वहीं विशेष श्रेणी भी थी जिसमें ध्यान से देखिएगा, महिलाएं, दिव्यांगजन यानी डिफरेंटली एबल्ड और ट्रांसजेंडर, इनको 1% के साधारण ब्याज दर पर यह लोन मिलता था। लेकिन अब बिहार सरकार ने दोनों ही प्रकार की श्रेणियों में यह ब्याज जो है पूर्णतः 0 कर दिया है, यानी शून्य कर दिया है। साथ ही साथ इसे लौटाने की अवधि में भी परिवर्तन कर दिया गया है और किस्तों की संख्या यानी EMIs की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए पहले 5 वर्ष का समय हुआ करता था और 60 किस्त में यह लौटाने की आवश्यकता थी। अब इसको बढ़ाते हुए 7 वर्ष और 84 किस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार अगर लोन 2 लाख रुपए से अधिक है, यानी 2 लाख रुपए से अधिक और 4 लाख रुपए तक, तो पहले लौटाने के लिए 7 वर्ष मिलता था और 84 किस्तों में लौटाया जाता था। लेकिन अब 12 वर्ष में लौटाना होगा और 120 किस्तों में यह लौटाने की आवश्यकता है, यानी समयावधि में भी परिवर्तन कर लिया गया है। निश्चित रूप से इस योजना में परिवर्तन के साथ बिहार के छात्रों को जो उच्च शिक्षा में बिहार सरकार से लोन लेकर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे, उनको निश्चित रूप से इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है। दूसरा है स्मार्टफोन खरीदने के लिए टोला सेवकों को अब 10,000 रुपए मिलेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह योजना शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है और शिक्षा विभाग के द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है। यहाँ पर इस कैटेगरी में क्या जाता है कि महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएं जो अक्षर आंचल योजना के तहत काम कर रही हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और अक्षर आंचल योजना के तहत वैसे शिक्षक जो शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज कहलाते हैं, उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए शिक्षा विभाग प्रत्येक व्यक्ति 10,000 रुपया देगा। अभी बिहार में 30,000 शिक्षा सेवकों के द्वारा केंद्र संचालित किया जाता है। इसमें 20,000 जो है वो उत्थान केंद्र है और 10,000 बिहार में तालीमी मरकज है। प्रत्येक केंद्र पर जो स्मार्टफोन दिया जा रहा है उसके अलावा 12,000 रुपये प्रति वर्ष शिक्षण सामग्री यानी स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 12,000 की जो राशि है वो एक मुफ्त नहीं दी जाती है।
प्रति माह 1,000 रुपए की दर से यह राशि प्रदान की जाती है। अक्षर आंचल योजना, चूंकि ये जो प्रोविजन है वो अक्षर आंचल योजना के माध्यम से है, इसका लक्ष्य जो होता है वह महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग की असाक्षर यानी जो महिलाएं इलिटरेट हैं उनको लिटरेट बनाने यानी साक्षर बनाने के लिए है। इसका क्रियान्वयन कैसे होता है, इसके लिए विशेष केंद्रों की स्थापना की जाती है और 2 प्रकार के केंद्र होते हैं, एक है उत्थान केंद्र और दूसरा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए तालीमी मरकजों की स्थापना की जाती है। और इन केंद्रों पर ये जो सेंटर्स होते हैं, आइदर ये उत्थान केंद्र हो सकते हैं या फिर तालीमी मरकज इसका नाम है, यहाँ पर इन महिलाओं को साक्षर कराया जाता है। यहाँ पर जो टारगेट ग्रुप है इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, किस ग्रुप को यह सुविधा मिल रहा है, तो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईबीसी एंड माइनॉरिटी, इस ग्रुप की महिलाओं को, वो भी जब वो 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में हैं, उनको साक्षर बनाने की ये योजना है। और बिहार सरकार अभी इस योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 8 लाख महिलाओं को साक्षर बनाने में सफल हो रही है। तो यहाँ पर इस योजना की सफलता के लिए 2 चीज किया गया है। पहला कि राशि 12,000 रुपये वार्षिक प्रति माह 1,000 रुपये की किस्त में दी जा रही है। और दूसरा, वो जो शिक्षक सेवक हैं, टोला सेवक हैं या तालीमी मरकज हैं, वो अपना काम डिजिटल मोड पर भी कर सकें, इसके लिए उनको 10,000 रुपये मोबाइल खरीदने के लिए, स्मार्टफोन खरीदने के लिए दिया जा रहा है। तीसरा है शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत। ये 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो कक्षा 1 से लेकर 10 तक जो वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती थी, एनुअल स्टाइपेंड, उसको डायरेक्टली 2 गुना कर दिया गया है। जैसे वर्ग 1 से 4 में 600 रुपया मिला करता था, अब इसको बढ़ाकर 1200 रुपया कर दिया गया है। 5वीं और 6ठी क्लास में ये 1200 रुपया हुआ करता था, इसको बढ़ाकर 2400 रुपया। और 7वें से लेकर 10वें यानी 7वें, 8वें, 9वें और 10वें, इन सभी में पूर्व में 1800 रुपया दिया जाता था, इसको बढ़ाकर 3600 रुपया कर दिया गया है। इस राशि से निश्चित रूप से वैसे छात्र जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं उनको किताब खरीदने से लेकर बहुत सारे चीज़ों में सामग्रियों के खरीद में ये सुविधा प्राप्त होगी और एक प्रकार का स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है। इस योजना का लाभ वैसे सभी सरकारी स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर संस्कृत विद्यालय हो या फिर उर्दू स्कूल हो, सभी को जो कि बिहार सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है या सरकारी विद्यालय हैं, उसमें पढ़ने वाले सभी छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, यानी स्वयं सहायता भत्ता योजना ये है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, यह नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे युवक और युवतियों को आर्थिक सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प देने की ये योजना है। यहां पर पूर्व में क्या प्रावधान था कि इस योजना का लाभ केवल 12वीं पास युवक युवतियों को मिलता था। पहले इस योजना का लाभ 12th पास जो विद्यार्थी होते थे, आइदर मेल और फीमेल, उनको इसका लाभ मिलता था। शर्त क्या थी, जो आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो आगे पढ़ाई नहीं कर रहे थे और रोजगार की तलाश में है, तो यहाँ पर उनको इसका लाभ मिला करता था। लेकिन अब बिहार सरकार ने यहाँ कुछ परिवर्तन किया है। यहाँ पर जो चेंज हुआ है, अब 20 से 25 आयु वर्ग के वैसे युवक और युवती जिन्होंने कला, वाणिज्य या विज्ञान संकाय से स्नातक की डिग्री ले रखी है और अब वो नौकरी या रोजगार की तलाश में है, यानी पहले जो लाभ 12th पास तक के स्टूडेंट को मिलता था, अब ये लाभ जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हो गए हैं और अब ग्रेजुएट होने के बाद वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सकेगा। शर्त यही है कि 20 से 25 आयु वर्ग में ये होने चाहिए। इसके अलावा एक और भी शर्त है कि इस योजना का लाभ जो है 2 वर्षों तक ही मिलेगा और प्रति माह इसके लिए 1,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन लाभुकों को, वैसे सभी लाभुक जो इस योजना में इनरोल होते हैं, अपना
फॉर्म भरते हैं उनको श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बहुत तरह की योजनाओं में नियोजन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जैसे कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है, जैसे डाइटिशियन का कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, प्लम्बिंग का कोर्स है, बहुत तरह के कोर्स जो है श्रम संसाधन विभाग कराती है। तो इन सभी विद्यार्थियों को जो रोजगार की तलाश में है या नौकरी की तलाश में, उनको इस प्रकार से यहाँ पर निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण की भी सुविधा यानी ट्रेनिंग की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए बिहार सरकार ने एक वेबसाइट भी जारी किया है, https://7nischay.yuva-up-mission.bihar.gov.in। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी है, यहाँ से भी जानकारी विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है नाइलिट का शुभारंभ। नाइलिट का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दरअसल एक प्रकार का डिजिटल यूनिवर्सिटी है जिसका मुख्य उद्देश्य जो आज के समय में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन, इन सब की पढ़ाई कराना है। दरअसल यहाँ पर 101 प्रकार के कोर्सों का संचालन होता है और विद्यार्थी यहाँ पर इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसका जो उद्घाटन है वो श्री अश्विनी वैष्णव जी, जो कि भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने वर्चुअल मोड से इसका उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन एक साथ 5 स्थानों के लिए किया गया है, यानी मुजफ्फरपुर के साथ साथ देश के अन्य 5 शहरों में भी नाइलिट के सेंटर का उद्घाटन किया है। देखते हैं, मुजफ्फरपुर बिहार में, बालासोर उड़ीसा, तिरुपति आंध्र प्रदेश, लुंगली ये मिजोरम में है, और दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर भी एक सेंटर का उद्घाटन किया गया है। दरअसल भारत सरकार के केंद्रीय बजट जो 2025-26 में केंद्रीय बजट था, वहां पर ही डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का और उसके विस्तार का प्रावधान किया गया था। तो बिहार सरकार की मदद से केंद्र सरकार ने यहाँ पर इसके सेंटर का उद्घाटन किया है। और निश्चित रूप से आज के समय में जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होते जा रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी कम फीस में जो छात्र हैं बिहार के वो इसका लाभ ले पाएंगे। नेक्स्ट है कफ सिरप की शिकायत। कफ सिरप पीने से अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मृत्यु हुई है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो कफ सिरप थे सभी जेनेरिक श्रेणी की दवाएं थी और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से किया जा रहा था। जेनेरिक दवाएं, जैसा आप जानते हैं कि दवाएं 2 प्रकार की होती हैं, ब्रांडेड और जेनेरिक। ब्रांडेड कोई नई दवा होती है जिसका आविष्कार हाल फिलहाल में किसी कंपनी के द्वारा किया गया है और इसके कारण उस कंपनी को पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट का मतलब है कि उस दवा का सेल परचेस जो मैन्युफैक्चरिंग है सिर्फ वही कंपनी कर पाएगी। कुछ समय के बाद जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है तब कोई अन्य कंपनी भी उसको बना सकती है, और वो जो उसका ब्रांड नेम होता है इसके अलावा जो उसका केमिकल कंपोजिशन के नाम से जब दवा बिकती है तो उसको जेनरिक दवा कहते हैं। यानी जेनरिक दवाएं वैसी दवाएं हैं जो कि किसी भी कंपनी के द्वारा बेची जा सकती हैं और यहाँ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मुलेशन होता है। भारत सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, तो उसमें भारत सरकार जेनरिक दवाओं को प्रमोट कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भारत सरकार जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, दवाखाना है, वहाँ पर भी जेनरिक दवाओं को प्रमोट करने का प्रयास कर रही है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, भारत अभी पूरे दुनिया में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो वैसी स्थिति में अगर कुछ समस्याएं यहाँ पर देखी गई हैं तो निश्चित रूप से यह भारत सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक कंसर्न का विषय है, एक चिंता का विषय है। देखिए इसमें हुआ क्या है, अभी देश में जेनरिक दवा वितरण करने वाले केंद्रों की संख्या 16,000 है। जो जन औषधि केंद्र हैं उनकी संख्या 16,000 है और भारत सरकार इस संख्या को बढ़ाकर 25,000 तक करना चाह रही है। यानी जो जेनरिक दवाओं का सेंटर है उसकी संख्या भारत सरकार लगातार बढ़ा रही है, इसके लिए प्रोत्साहन भी दे रही है।
इस केंद्र की लोकप्रियता का कारण क्या है? निश्चित रूप से जेनरिक दवाएं जो हैं वो ब्रांड दवाओं के तुलना में काफ़ी सस्ती होती हैं और अच्छी भी मानी जाती हैं। तो कम कीमत पर अच्छी दवाओं का वितरण अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से यह योजना, ये सेंटर काफ़ी पॉपुलर होंगे। और इसका क्रियान्वयन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से करवाया जा रहा है। निगेटिव न्यूज़ क्या है कि भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक तो है, एक्सपोर्टर है, लेकिन अभी कुछ समय पहले अफ्रीकी देशों में, कुछ अफ्रीकी देश हैं जहां पर भारत से बहुत बड़ी मात्रा में जेनरिक दवाएं भेजी जाती हैं, एक्सपोर्ट की जाती हैं, वहां पर भी कफ सिरप पीने से 50 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई थी और ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ बना था। एक प्रकार का क्राइसिस सिचुएशन हो गया था जहां पर भारत सरकार ने बहुत कठोर स्टेप लिए थे और जो दवा मैन्युफैक्चरर कंपनी हैं उन पर भी कार्रवाई की गई थी और कई सारे लॉट जो बैच में दवाएं बनती हैं उनको रद्द किया गया था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। कुछ इसी प्रकार की समस्या यहाँ पर भी हुई है। यहाँ पर आशंका भी सरकार के द्वारा जताई जा रही है। पहला आशंका है कि इस योजना अथवा जेनरिक दवाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अभी अमेरिका का कॉन्टेक्स्ट भी याद किया जा सकता है। जैसे अभी ट्रंप प्रशासन ने जो भारत से जाने वाली ब्रांडेड दवाई हैं उनके टैरिफ को दोगुना कर दिया, 100% बढ़ा दिया है और ये जेनरिक दवाओं पर लागू नहीं होता था। तो क्या ये जेनरिक दवाओं को बदनाम करने की साजिश भी है? या दूसरी आशंका है कि खराब अथवा गलत दवाओं को खपाने के उद्देश्य से जो दवा कंपनियां हैं या जो सप्लायर हैं उन्होंने जन औषधि केंद्रों पर भेज दिया और वहां से इन दवाओं के कंजम्पशन के बाद बच्चों की मृत्यु हो गई। तो ये दोनों ही आशंकाएं हैं। पहला कि इस योजना को, जन औषधि योजना को क्या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या जेनरिक दवाओं को बदनाम किया जा रहा है। बहुत बड़ी मेडिकल लॉबी होती है, दवा कंपनियों की लॉबी होती है, क्या वो इसमें निगेटिवली काम कर रही हैं या फिर जो खराब दवाएं बन गई हैं इनका ठीक से टेस्टिंग नहीं हुआ, बन जाने के बाद जो है इसको डंप कर दिया गया और वहां पर उसको कंज्यूम करने के बाद जो बच्चे हैं उनमें परेशानी हुई, उनकी मृत्यु भी हो गई। तो निश्चित रूप से यह एक इथिकल कंसर्न भी है, यह नैतिकता का भी प्रश्न बनता है। मेडिसिन जो अभी कंज्यूम किया गया था जहां पर यह प्रॉब्लम हुआ, तो इसमें कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडीएस ये दो दवाएं थी और इसमें देखा यह गया कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड का ये नाम आया कि ये कंपोजिशन की मेडिसिन थी और इस मेडिसिन में इस कंपोजिशन के कारण ये प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पर यह भी देखा गया कि जो बच्चे हैं, विशेषकर कम उम्र के बच्चे, उनका किडनी खराब हो गया, किडनी फेल्यूर या रेनल फेल्यूर का भी ये केस देखा गया है, किडनी फेल्यूर, रेनल फेल्यूर, और इसके कारण भी बच्चों की मृत्यु हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में राजस्थान सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी किया, चूँकि राजस्थान में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई थी, तो उसने सरकार ने एक एडवाइजरी जारी किया कि 2 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको कफ सिरप किसी भी रूप में नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी एडवाइजरी भी हैं। तो निश्चित रूप से यह भारत सरकार के लिए, जन औषधि कार्यक्रम के लिए, दवा मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इस सब के लिए एक चुनौती है और निश्चित रूप से जो दवाएं हैं, बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको भी इस पर ध्यान देना होगा और जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसको निश्चित रूप से सजा देने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थे जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनाए जाने की पूरी संभावना है। मुझे आशा है आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।